नमस्कार। आज मैं आपको 1965 की एक घटना का जिक्र करूंगा। सन 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो हम लोग बाड़मेर सेक्टर के बॉर्डर पे चले गए थे। बाड़मेर सेक्टर के बॉर्डर पे गडरा रोड से बाईं तरफ 3 किलोमीटर पर गडरा सिटी है। गडरा सिटी आधा पाकिस्तान में है और आधा हिंदुस्तान में है। आधा जो हिंदुस्तानी थे वो इस भय से वापस कर दिए गए। उनके लिए ये आदेश हुआ गवर्नमेंट का कि आप अपना जरूरी सामान लेके अपना वापस बाड़मेर कैंप में आ जाओ और वहाँ छोड़ दें, वहाँ कभी भी युद्ध की आशंका हो सकती है। और पाकिस्तानियों ने भी अपने आदमियों को वापस बुला लिया था सिटी से। उस सिटी के दाहिनी तरफ एक रिज पे एक गांव बसा हुआ था। तो वो गांव कैसे था कि 5-7 मवासों का घर, झोपड़ी टाइप, और कीकर की झाड़ियों से उनकी झोपड़ी बनती थी और उनका चारों तरफ रेत न उड़े अंदर, तो एक बाड़ बना देते थे बड़ी कीकर की झाड़ियों की, और एक गेट होता था। वो गांव भी खाली हो गया था, पाकिस्तान का गांव था। हम लोग उस गांव में चले गए। अब उस गांव में चले गए तो वहाँ पर हमने अपना डिफेंस बना दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध छिड़ गया। हमारे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, वो असॉल्ट फॉर्मेशन में आगे बढ़े और पाकिस्तानियों को धकेलते हुए पीछे ले जा रहे थे। इंजीनियर की ड्यूटी एक बहुत सख्त ड्यूटी होती है, क्योंकि उनको एक तो रोड बना के देना पड़ता है ब्रिगेड को, और एक पानी की सप्लाई करनी पड़ती है, और माइन ब्रीचिंग वगैरह, और कहीं पर नदी नाला पड़ गया तो उसमें ब्रिज बनाने की ड्यूटी इंजीनियर की होती है। हम लोग उसी को करते थे और हमेशा उसी में व्यस्त रहते थे। तो सुबह शाम अधिकतर फायरिंग होती थी। हम लोग वहीं पर थे। हमारे लिए एक आदेश आया है कि आपने पर्चे की बेरी में एक माइन लेइंग करना है। माइन लेइंग के लिए गए तो हमारी उस समय प्लाटून की नफरी थी 65 आदमियों की। 65 आदमी जब वहाँ गए तो जब हम लेइंग कर रहे थे तो इतने में पाकिस्तान वालों ने हमारे ऊपर फायर कर दिया। उस फायर में हमारे करीब 8-9 जवान घायल हो गए, कोई मर गए, और जो है हमारी स्ट्रेंथ कम हो गई, भगदड़ मच गई। तो हम लोग उसको फिर वैसे ही छोड़ के फिर वापस आ गए। वो माइन वैसे ही रही, माइन फील्ड। उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे लिए आदेश आया ब्रिगेड से कि आप उस माइन उसको ब्रीच करो और दूसरी जगह उसको लेइंग करो। तो जब हम ब्रीच करने के लिए गए, उन माइनों को निकालने के लिए गए, तो उससे पहले हमारी एक यूनिट में एक रिक्रूट आया मैया हमारी प्लाटून में। वो लैंसडाउन की तरफ का था, ललिता प्रसाद उसका नाम था। ललिता प्रसाद जब हमारी प्लाटून में आया तो एक गढ़वाली के नाते उसका हमसे काफ़ी अच्छा प्रेम हो गया था, दोस्ती हो गई थी, और वो भी हमको बहुत प्यार करता था, हम भी उसको प्यार से रखते थे। रिक्रूट था नैया। पता चला कि उसके घर में केवल उसके माँ है, पिताजी हैं और एक छोटी बहन है। तो ये अकेला ही एक कमाऊ लड़का था जो कि भर्ती हो गया था बंगाल इंजीनियर में। तो वो आया तो उसी गांव में एक दिन उसको चिट्ठी मिली अपने पिताजी की। उस बंद लिफाफा था, उसमें लिखा हुआ था कि ललित, तुम्हारी शादी
मनसेरा के महावीर प्रसाद की लड़की जयंती से हमने सगाई कर दी है। वो शादी के लिए फलाने महीने में कह रहे हैं। आप उस समय तुम अपना खर्च पर्च लेके कुछ व्यवस्था करके छुट्टी आना, फिर शादी होगी। उसने वो चिट्ठी सब अपने दोस्तों को बताई और कुछ रिक्वेस्ट के तौर पे कहा कि अगर आप उस समय मुझे कुछ मदद कर दें, आर्थिक मदद कर दें, तो मेरी शादी संपन्न हो जाएगी। तो सबने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम करेंगे, जो कुछ भी हमसे मदद होगी हम करेंगे, आर्थिक मदद आपकी। तो ऐसे चलता रहा। एक दिन हमारे लिए ब्रिगेड से ऑर्डर आया कि आप उस माइन फील्ड को ब्रेस करके उसको निकाल करके और दूसरी जगह आपने शिफ्ट करना है उसको, तो आप उसको निकालने के लिए जाएं। तो शाम को क्या था कि मैं उस समय क्वार्टर मास्टर ड्यूटी पे था। तो रात को कुक लोगों ने आलू की सब्जी और कुछ पूरियां बनाई और उसको हमको लंच के लिए दे दिया। ब्रेकफास्ट कर चुके थे हम लोग। उन्होंने लंच में सबको 8-8 पूरियां और वो उसके गुटके, आलू के गुटके दे दिए। तो ललित ने मुझे पूछा कि भाई साहब, मैं आपका लंच ले लूं अपने टिफिन में? मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ले लो। तो ले लो, मैं काम में व्यस्त हूँ। तो उसने मेरा भी लंच लिया और जाने के लिए हम जैसे ही गांव के बाहर गेट पे आए, वहाँ पर जो था वो क्या कहते हैं उसको, वो लगा हुआ था, 3 टन गाड़ी लगी हुई थी। तो 3 टन गाड़ी में जैसे ही हम लोग बैठने के तैयार हुए, इतने में कुछ कुत्ते रोने लग गए। लावारिस कुत्ते थे, छोटे हुए, कोई लंगड़े थे, कोई कैसे थे, लेकिन रो रहे थे। गोली से वो भी डैमेज हो गए थे, वो भी कैजुअल्टी हो गई थी उनकी। तो वो रो रहे थे। मैंने ललित से कहा, मैंने कहा यार ललित, ये कुत्ते रोते हुए अच्छे नहीं लगते, ये अशुभ माना गया है इसको, इनको डंडा मार। उसने आग की कुछ सूखी लकड़ी उठाई और उनकी तरफ फेंका तो कुत्ते दूर चले गए। उसके बाद हम 3 टन गाड़ी में बैठे और माइन फील्ड में चले गए। माइन फील्ड में जाके ड्यूटी लग गई। हम 4 लड़के थे, 4 लड़कों को माइन निकालने के लिए ड्यूटी लग गई। और ललित की ड्यूटी हमको सेफ्टी पिन पकड़ाने में लग गई कि जैसे हम माइन को निकालेंगे अपने हाथ में, वो पीछे से सेफ्टी पिन हमको देगा, तब हम उसमें पहनाएंगे तो सेफ हो जाएगी माइन। ये ड्यूटी उसकी थी। अब करते करते 1 बज गया, माइन निकालते निकालते 1 बज गया। जो माइन निकली हुई थी उनको पीछे ले जाने की ड्यूटी थी मद्रास इंजीनियर। मद्रासियों ने उन माइनों को पीछे रिज के पीछे एक जगह पर डैम्प करना शुरू कर दिया था, अलग अलग माइनों को। 1 बजे की वसील हुई कि आप लंच कर सकते हो। लंच के लिए सब वापस आए। तो जैसे ही मैं ललता के पास गया, जहाँ पर ललता का टिफिन रखा हुआ था, तो ललता बैठा हुआ था। उसने मुझे कहा कि विमलदा, वो कर लो, नाश्ता का खाना खा लो। तो मैंने कहा ठीक है। इतने में मेरे उस्ताद ने कहा कि तुम्हें मेजर साहब बुला रहे हैं। मैं मेजर साहब की तरफ दौड़ा। काफ़ी करीब 500 गज दूरी पर मेजर साहब खड़े थे एक 3 टन गाड़ी के पास। मैं वहाँ पर गया तो मेजर साहब ने हमें हुक्म दिया कि आप ऐसे करो कि आप आगे तक टेप बिछा दो जहाँ तक माइन फील्ड है, ताकि ये लोग, कोई मद्रास इंजीनियर के या कोई और उसमें आगे न बढ़ जाए, माइन फील्ड के अंदर कैजुअल्टी हो जाएगी। इसलिए आप सेफ लाइन बिछा के आओ, टेप की, सफ़ेद रंग की। मैं गया, उसके बाद मैं लग गया और टेप बिछाने में मुझे करीब आधा घंटा हो गया था। तो ललता ने अपना हिस्से की रोटी खा ली और बाकी मेरे टिफिन में उसने अपने टिफिन में रख दिया। तो जैसे मैं वापस आया
तो इतने में किसी मद्रासी ने उसको कहा कि यार भाई तुम कैसे निकालते हो, क्या सिस्टम है इसका माइन का। तो उसने कहा कि क्या तुमने ट्रेनिंग नहीं ली है अपने यहाँ। तो उसने कहा कि उस समय तो ली, लेकिन डमी माइन से ली, लेकिन ये तो लाइफ माइन है, इसमें कैसे करते हो, क्या करते हो, क्या ध्यान में रखना पड़ता है। उसने कहा चलो मैं बताता हूँ। अब उसने जो हमको देख रखा था उसी को दोहरा रहा है उस मद्रासी से। उसने जैसे एंटी पर्सनल माइन को हाथ में रखा, ऐसे उसका फ्यूज निकालने लग गया। तो इतने में उसका शायद अंगूठे से डायल दब गया और माइन ब्लास्ट हो गई। माइन ब्लास्ट हुई तो फायर की आवाज़ भी बहुत तगड़ी आवाज़। तो ये ललता जो है नीचे लुढ़क चुका था और इसके दोनों हाथ यहाँ कलाई से दोनों हाथ जो हैं पूरे जल गए थे और पूरा मांस काला पड़ गया था। इसके नाक से भी खून निकलना शुरू हो गया और आंख से भी निकलना शुरू हो गया और ये बेहोश लुढ़क गया वहाँ पर। अब जो मद्रासी थे वहाँ पर 5-7, वो दौड़ के भाग के वापस आए। इन्होंने सोचा कि शायद फायर खुल गया है पाकिस्तान का। अब वो दौड़ दौड़ के आए, उनको क्या पता कि माइन ब्लास्ट हुई है। अब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान ने फायर खोल दिया, ये दौड़ दौड़ के पीछे भागे रिस्क इधर। तो उसने कहा कि यार कोई वहाँ घायल हो गया, कोई वहाँ घायल हुआ, कौन हुआ। उसने कहा इंजीनियर का, कोई बंगाल इंजीनियर का कोई एक सैनिक घायल हो गया वहाँ। तो मेरे उस्ताद थे एक दीदार सिंह सरदार, उन्होंने मुझसे कहा कि कालिया, वो कालिया कहते थे मुझे, कालिया चलो देखते हैं कौन कौन जवान है हमारा वहाँ। अब हम गए, रिज के ऊपर से हमने क्रॉल करना शुरू कर दिया क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल सामने था। हमने कहा कहीं उनको ये आवाज़ हो गई, ये फिर आ गए तो हो सकता है कि हमारे ऊपर फिर फायर कर दे। तो हम क्रॉल करके उस लड़के के पास गए तो ये एक तरफ लुढ़का हुआ था और इसके दोनों का कलाइयों से हाथ जल चुके थे और ये बेहोश की हालत में था। ऐसे नाक में सांस चक्की कि हाँ इसमें सांस चल रही है। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि इसके बगल में हाथ डालो, एक तरफ तुम डालो एक तरफ मैं डालता हूँ, इसको क्रॉल करके घसीटते हुए रिज के पल्ली तरफ ले जाते हैं। हम पल्ली तरफ लाए उसको, लाए तो सामने 3 टन गाड़ी खड़ी थी। हम उसमें जब ले जाने लग गए तो उसको थोड़ा होश आया। तो वो जो होश में केवल इतना कह रहा था कि बिमलदा बिमलदा। तो उसने ऐसे एकदम स्पष्ट भी नहीं उच्चारण हो रहा था उसके मुंह से। हमने उसको 3 टन गाड़ी में रखा और 4 लड़कों की हमारी ड्यूटी लग गई कि इसको लेके एमआई रूम जाओ। एमआई रूम था गटर रोड में, जहाँ पर कि मिलिट्री का एक डॉक्टर का सेक्शन था, वहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट होता था। तो हम वहाँ ले गए उसको, वहाँ ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने उसको क्या किया कि उसको स्ट्रेचर पे लेटाया और एक ट्रे मंगाई उसने और उस ट्रे से जितना उसका काला मांस था कोहनी से नीचे का सारा उसने पूरा निकाल दिया, उसको छील के जैसे लौकी को छीलते हैं। उसके बाद उसने कुछ लोशन लगाया पीले रंग का और उसमें सफ़ेद रंग की बैंडेज बांध दी और हमारे लिए आदेश दिया कि आप इसको यहाँ से अभी ट्रेन निकलने वाली है, तो वो ट्रेन जो है वो बाड़मेर में जाएगी। आप बाड़मेर में जाके वहाँ पर हेलीकॉप्टर आएगा, इसको हेलीकॉप्टर के सुपुर्द करके और आप फिर वापस आ सकते हैं, इसको वहाँ तक के ले जाओ। हाँ, ट्रेन आई, हमने ट्रेन में रखा और चल दिए वहाँ। जब हम ट्रेन वहाँ पर रुकी बाड़मेर में, तो इतने में हमारे जो मेजर साहब थे और कंपनी के सूबेदार वगैरह जो दूसरी हमारी 3 कंपनियां थी उनमें अलग अलग ड्यूटी कर रहे थे, वो लोग सब जब सुने इस समाचार को तो वो भी वहाँ पर आ गए बाड़मेर में देखने के लिए। वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर खड़े थे, मैं और एक कुमाऊनी लड़का था टीकाराम भट्ट, हम दोनों अंदर थे। और कुछ उसके उसमें कुछ हमारे आंसू आ रहे थे, भावुक हो गए थे कि यार इस लड़के के साथ क्या हो गया। तो उसके बाद उसको थोड़ा होश आया, उसने
ऐसे अपने हाथ उठाए और देखा, विमल दा मेरे हाथ क्या हो गया, मेरे हाथ कहाँ चले गए, आप तुम कहाँ ले आए मुझे, मैं तो वहाँ बैटल फील्ड में था, मेरी गन कहाँ है, मेरी गन लाओ और मुझे गोली मारो, मुझे गोली मारो, मैं ऐसी हालत में वापस नहीं जाना चाहता। एक तो मेरे साथी कहेंगे कि बुज़दिल है, ये वापस आया है बैटल फील्ड से, और दूसरे में मैं बुज़दिल होके मरना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा धीरज रख, था तुम ठीक हो जाओगे। तो वो भी रो रहा था बेचारा, थोड़ी देर बाद फिर बेहोश हो गया। इतने में हेलीकॉप्टर आया, हमने स्ट्रेचर में उसको रखा और उसके अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर उसको रखा। वहाँ जो लोग थे हेलीकॉप्टर के, वो उसको लेके उड़ के और पूना चले गए। अब ये तो पूना चले गए। अब क्या हुआ यहाँ, उसके घर से जब ये युद्ध समाप्त हो गया 65 का, तो 65 के युद्ध में उसके पिताजी ने फिर उसको एक चिट्ठी लिखी कि ललिता, बहुत दिन से तुम्हारी खबरसार नहीं मिली, और सुनने में आया है कि बॉर्डर पे युद्ध छिड़ा हुआ है पाकिस्तान से, तुम अपनी कुशल खबर दो। अब ये कैसे देता, दोनों हाथ तो थे नहीं इसके। इसकी रखवाली के लिए एक लड़के को डिटेल किया गया था। उसी समय करीब 2 दिन के बाद, जब हमने उसको बाड़मेर में हेलीकॉप्टर में रखा, 2 दिन के बाद एक लड़का भेजा गया जो उसके गांव के नज़दीक के किसी गांव का था। लेकिन भाग्य कैसा था कि जैसे वो वहाँ पर अजमेर में गया, अजमेर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और वो लड़का मारा गया जो उसके सहायता के लिए भेजा जा रहा था। अब ये दूसरी घटना थी। हमने कहा यार क्या हो गया सर। फिर तीसरे लड़के को वहाँ भेजा। जब उसको पूना में वो चिट्ठी मिली, तो उसने उस लड़के से कहा, यार मेरी तरफ से चिट्ठी लिख दे घर के लिए। उसने लिखा कि मैं ठीक हूँ और ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर कि इससे मैं अभी छुट्टी नहीं आ सकता, मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करना। लेकिन जब उसके घर में वो चिट्ठी पहुंची, तो घर वालों ने उसकी राइटिंग देखी। उसने कहा ये राइटिंग तो उसकी है ही नहीं, ये तो किसी और की है। अब ये भ्रमित हो गए, या तो लड़का हमारा जो है वो कैद हो गया है पाकिस्तान के द्वारा, या कहीं मर गया है। तो आर्मी जो है स्पष्ट नहीं कर रही है। उन्होंने एक लेटर कमांडेंट के लिए भेजा, रुड़की रुड़की कमांडेंट के पास। उन्होंने लिखा कि भाई हमारा लड़का इस यूनिट में था और उसका कोई खबर नहीं है, कृपया आप हमारे लड़के की कुशल खबर दें। तो उन्होंने, कमांडेंट ने हमारे मेजर साहब से लिंक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई, मेजर साहब ने पूरी डिटेल बताई कमांडेंट को। कमांडेंट ने अपनी तरफ से उनको चिट्ठी लिखी कि तुम्हारा लड़का एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर से कि थोड़ा आना जाना मुश्किल होता है, तो कुछ टाइम के बाद जब हवाई जहाज जाएगा तो उनको लेके आएगा, तो आप थोड़ा दिन ठीक अपना धैर्य रखें, तुम्हारा लड़का बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे पास आएगा वो। तो ये चिट्ठी उसने भ्रमित हो गया। 4 साल तक ललता जो है पूना में रहा। अब पूना वालों ने क्या किया कि इसके जो ये कलाई के हाथ थे यहाँ से, ये तो उन्होंने चिमटे की तरह बना दिए, एक हड्डी ऊपर एक हड्डी नीचे, ऐसे चिमटे की तरह दोनों तरफ ऐसे, और उसमें रबड़ के ऐसे दस्ताने लगा दिए ताकि दूर से ये जज ना हो कि इस लड़के के हाथ नहीं है, सोचेंगे दस्ताने पहने हुए हैं। अब ये रुड़की आया पूना से 4 साल के बाद। पूना से आया तो ये 4 महीने की छुट्टी भेजा गया। उसने कहा जाओ भाई, 4 महीने की छुट्टी काट के आओ, 4 साल के बाद तुम घर जा रहे हो। तो ये घर गया। गांव में तहलका मच गया कि भाई ललता आ गया, ललता आ गया, ललता आ गया। उसके घर में मिलने वाले गांव के बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, औरतें सब आ गई, देखने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद इसके दस्ताने पहने हुए हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया।
रात को जब रोटी खाने का समय आया तो उसके पिताजी ने कहा इसकी माँ को कि इसको भूख लगी होगी, इसको रोटी दे दो। तो रोटी दे दी गई। तो चिमनी जलाई हुई थी, बिजली की तो वो नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी उनके घर में। तो चिमनी को किसी डिब्बे के ऊपर रखा हुआ था और चिमनी जल रही थी। इसने कहा कि यार चिमनी की रोशनी में मेरी भूली तो रोटी बना रही है और माँ अन्य काम कर रही है किचन में, तो मैं इस रोटी को कैसे खाऊंगा। उसने थोड़ा अपनी थाली अंधेरी की तरफ की, थोड़ा टर्न किया और मुंह से अपना वो फ्लैप खोला उसने, और वो दस्ताना खींचा उसने। दस्ताना तो बगल में रख दिया ऐसे, और वो चीज जो चिमटा बना हुआ था उससे रोटी तोड़ के डुबा के खाने लगे। इतने में उसकी भूली ने देखा कि भाई की थाली की तरफ अंधेरा है। उसने माँ को कहा, माँ तूने चिमनी कैसे रख दी, जरा इधर तो रख, भाई की थाली अंधेरे में है। भाई की थाली की तरफ अंधेरा हो गया। तो उसने जैसे डिब्बा इधर को किया, देखा कि अरे यार इसका तो हाथ ही नहीं है। उसने कहा, यही भेजी तेरो हाथ कगी भेजी कगी। चिल्लाहट हो गई, रोना शुरू हो गया। मान भी बोली कि बेटा तेरो हाथ के भी कगी तेरो हाथ। मैंने मार रोना। तब तक उसके पिताजी भी आ गए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि मेरे हाथ तो दोनों के दोनों ऐसे हैं। उसने दोनों हाथ दिखाए अपने। उसने कहा मैं लड़ाई से ऐसे ऐसे रहा और ऐसा हो गया मेरे साथ। बड़े रोए धोए, सारे गांव में ये चर्चा फैल गई। ये चर्चा जो है पहुंच गई उसके ससुराल मनसेरा गांव में। मनसेरा गांव से महावीर प्रसाद जी जो है यहाँ आए मिलने के लिए। तो इस लड़के से मिले। उसने कहा कि भाई क्या बात है, तुम छुट्टी नहीं आए, हमने ऐसे सुना कि तुम्हारे दोनों हाथ नहीं है। हाँ, उसने कहा ये देखो। उसने कहा कि क्या होगा, हमारी लड़की ने तो हट मान रखी है कि। उसने कहा नहीं, अपने लड़के को समझाओ कि तुम दूसरी जगह शादी कर लो अपनी। अब मेरा तो जीवन समाप्त है। मैंने तो अपना तौलिया बिछाना है। अब हरिद्वार में कोई 1 रुपया 10 पैसे एक आना दे देगा, उसी से मेरा गुजारा चलेगा। बाकी मैं कुछ काम तो कर नहीं सकता इन हाथों से। मैं उसको कैसे पालूंगा अगर मैं शादी करूँ। तो इसलिए अपने लड़के को समझाओ दूसरी जगह शादी करें। महावीर प्रसाद इस खबर को लेकर वापस गया। उसने लड़की को और लड़की की माँ के सामने वो सारी बातें बताई। तो लड़की ने एक ही बात कही अपने पिताजी से कि पिताजी नहीं, जिस दिन से आपने मेरी सगाई की थी ना उनके साथ, मैं उसी दिन अपना पति मान चुकी थी। अब वो चाहे जिंदा हो चाहे मर गए हों, लेकिन मैं उनकी पत्नी बन के रहूंगी और अपना जीवन वैसे काटूंगी। अगर वो जिंदा हैं तो मैं उनके साथ उनके पग पे उनकी सहायता करूंगी। और मेरा तो प्रण ये है, आप एक दफे मेरी इस चिट्ठी को उस लड़के के पास ले जाओ। उसने लिखा, जयंती ने उस पत्र में लिखा। उस पत्र को लेकर महावीर प्रसाद उनके घर आए। ललिता को कहा कि बेटा ये चिट्ठी मेरी लड़की की तरफ से है तुम्हारे लिए, तो ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। उसमें क्या लिखा हुआ था चिट्ठी में, पूज्यवर वीर जी, जयंती का प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मेरा प्रण तो आप सुन ही चुके होंगे। मेरी सगाई आपके साथ हुई है, तभी से मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। आप मुझसे शादी करेंगे, मैं भी आपके साथ पग पग पर रहूंगी। मैं अपने भाग्य को सराहूंगी। एक सैनिक ने देश के भविष्य के लिए अपना आज न्यौछावर कर दिया। आप तो उस दल के योद्धा हैं जिन्होंने देश की सीमाओं पर शत्रुओं से लोहा लेते हुए आगे बढ़कर शहादत का प्याला पिया। ऐसे अमर शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम करूंगी, जिन्होंने राष्ट्र की बलि बेदी पर अपने महत्वपूर्ण अंग, इतना तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर किए, तो केवल इसलिए कि उनके देशवासी सुख व सम्मान पूर्वक जी सके। आज मैं रण आंगन में लक्ष्मीबाई बनकर न जा सकी तो क्या एक वीर अंगहीन सैनिक की अर्धांगिनी बनकर उसकी सेवा तो कर सकती हूँ।
ललित ने पत्र पढ़ा, सबने जयंती की सराहना की। एक दिन खुशी खुशी उनकी शादी हो गई। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, जीवित वही है जो दूसरों के लिए जीते एवं मरते हैं। आज ललिता रुड़की में अपने एक बच्चा है उनका, और सेटलमेंट में उनको चपरासी की नौकरी मिली मिलिट्री के ऑफिस में, रिकॉर्ड ऑफिस में, और वहीं अपनी दूसरी सेवा कर रहे हैं। और ये है युद्ध की स्मारिका। धन्यवाद।